बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो चैप्टर 10.2 जो है उसके जो प्रमेय है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो जो हमारा फर्स्ट प्रमेय है, प्रमेय 10.9, जो कि NCERT में प्रमेय 8.9 के नाम से, जिसे कि मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो वो प्रमेय है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर है। ठीक है, तीसरी भुजा क्या समानांतर, ये समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर है। ठीक है, चलिए कहता है कि और लंबाई में उसकी आधी होती है। ठीक है, यानी सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर तथा लंबाई में एक दूसरे की आधी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, आधा है क्योंकि तो आधा भाग में बटेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, जो सबसे पहले दिया है तो वो लिखेंगे। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु D तथा E हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है ना, त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु D और E है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध तो दो चीज़ें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्ध करना है DE समानांतर BC है। D जो है वो BC के समानांतर है। ठीक है, और दूसरा प्रूफ क्या करना है कि D जो है वो BC का आधा है। ठीक है, D जो है क्या है, BC का आधा है। ऐसे भी लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, चलिए रचना में चलते हैं। तो रचना में तो हम पहले ही रचना कर चुके हैं। ठीक है, तो बट उसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि रेखाखंड DE को E से आगे, ठीक है, को E से आगे बढ़ाया, आगे F तक बढ़ाया, F तक बढ़ाया, जिससे DE बराबर EF, ठीक है, EF और FC को मिलाया। यानी इस प्रकार क्या हो गया कि इसको जब मिलाया, ठीक है, यानी DE को क्या है F तक बढ़ाया, जिससे क्या है D बराबर, यानी ऐसा हमने इसको लंबाई लिया कि D जो है EF के बराबर हो गया और हमने FC को मिला लिया। चलिए अब प्रमाण चलते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न का काम तो हमारा खत्म है, क्योंकि प्रश्न तो हमने क्या है लिख ही लिया है। तो चलिए प्रमाण में चलेंगे। ट्रायंगल AED तथा ट्रायंगल CEF में, यानी यहाँ चलिए ट्रायंगल AED, ठीक है, CEF यानी ये और ये ट्रायंगल में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे ना। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि AE बराबर CE, AE बराबर CE हमारा क्या है, दिया है। ठीक है, चलिए, और DE बराबर FE, ये कैसे है, तो रचना से, या EF। ठीक है, इसको आप EF या FE लिख सकते हैं। ठीक है, और एंगल AED बराबर एंगल CEF। ठीक है, कैसे होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, या इसको आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम है। ट्रायंगल AED सर्वांगसम ट्रायंगल CEF। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब दो किस प्रकार होंगे, दो भुजा एक कोण, तो SAS सर्वांग समता शर्त से। चलिए, अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए संगत भुजा इसका कौन है, ये भुजा संगत, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजा है तो बात ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी ना, यानी AD बराबर CF। ठीक है, कैसे होगा, तो CP/CT से। और संगत कोण, तो संगत कोण कौन सा है, एंगल ADE बराबर एंगल CFE, है ना, एंगल ADE
CFE, तो ये इसके बराबर, तो ये दोनों हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम चलेंगे, फिगर थोड़ा सा गलत हो गया था, अब वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखें तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, दिया है कि AD का जो वैल्यू है वो CF के बराबर है, ठीक है। AD का वैल्यू CF के बराबर है और हम जानते हैं कि AD का जो वैल्यू है वो BD के ही बराबर है ना। AD की जो वैल्यू होगी वो क्या है, BD के बराबर, क्योंकि भुजा जब क्या है, जब कोई त्रिभुज में अर्ध रेखा जब बराबर तो क्या करती है, तो इसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर भाग में बढ़ती है, ठीक है। चलिए और क्या है कि हम जानते हैं कि BD जो है FC के भी बराबर है और जो BD है वो क्या है कि FC के बराबर है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा भी क्या है, इसके बराबर होगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। कंक्लूजन इसी से निकला है ना, इसी से मान लीजिए। यदि देख लें अगर इसको मान समीकरण 2 तो AD बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो गया। वैसे भी आपको क्या फिगर में भी दिख रहा है। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा कि एंगल ADE बराबर एंगल CFE, ठीक है। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। क्या है, एकांतर अंतःकोण है ना। ये कोण इस कोण, देखिए एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो जब ये दोनों एकांतर अंतःकोण से हैं, मतलब ये कन्फर्म है कि AD जो होगा समानांतर CF होगा और क्या है कि BD भी होगा जो समानांतर FC हो जाएगा ना। तभी नहीं ये संभव है, तभी तो ये संभव है कि ये क्या है कि ये जो कोण होगा इसके बराबर, क्योंकि जानते हैं कि जब दो रेखाओं की एक तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से आप देख सकते हैं कि BD FC के समानांतर है और BD क्या है, FC के बराबर भी है, ठीक है। FC क्या है, बराबर भी है। तो यह कंफर्म हो गया कि BCFD जो होगा एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि ये तभी संभव होता है, समानांतर चतुर्भुज जब भी होता है जब कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों और क्या हो, समानांतर हो, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि DF जो होगा वो समानांतर BC और जो DF जो होगा बराबर BC के हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बात हमने यहाँ देख लिया। अब लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5, ठीक है। समीकरण इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। आगे काम देगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नहीं सॉरी, इसको मानते हैं समीकरण 5 और ये तो आपका कैसे हो गया, तो पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजा है। क्या है, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजा। चलिए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देखें अगर फिगर से ही, तो DEF जो है, DEF जो है ये एक संरेख है। क्या है, संरेख है। आप याद कीजिए कि मैंने आपको एक चैप्टर जो था, मैंने जब संरेख बताया था तो संरेख में मैंने बताया था कि जब किसी बिंदु का क्या हो, कोई रेखा से जारी हो, इसका 3 पॉइंट हो, यानी क्या 3 पॉइंट पे हो, तो ये क्या होता है, संरेख होता है। क्या होता है, संरेख होता है। यानी DEF संरेख है। क्या है, संरेख है। और DE जो है वो बराबर है EF के। कैसे, तो रचना से। तो रचना में आप जाके देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि D जो है EF के बराबर है, ठीक है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि D जो होगा वो समानांतर BC होगा और DE जो होगा वो आधा होगा किसका, BC का, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए ये था हमारा प्रमेय 10.9। चलिए चलते हैं प्रमेय 10.10 में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सबसे सिंपल, यानी आप कहें कि इस चैप्टर पूरे चैप्टर में पैरेललोग्राम चैप्टर में यदि कोई सबसे इजी वे में यदि आपको कोई प्रमेय मिलता है तो यही प्रमेय है आपका प्रमेय 10.10, जो कि आपका एनसीईआरटी में प्रमेय 8.10 के नाम से। और ये जो प्रमेय है उस प्रमेय का जो विलोम है यानी प्रमेय 10.9 का विलोम है। तो कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु से प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है कि ट्रायंगल ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु जो है D है ना, मध्य बिंदु D है। चलिए हो गया। और हम देखें कि D जो है समानांतर है BC के तथा DE जो है AC को E बिंदु पर काटती है। क्या E बिंदु पर काटती है ना, यहाँ AC क्या है E बिंदु पर काट रही है मध्य बिंदु पर। अब जो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। जस्ट अभी ऊपर हमने सिद्ध किया ना संदेह वाला, क्योंकि इसको हमने वहाँ बढ़ाया था, जबकि इसको बढ़ाना नहीं है बल्कि यहीं पे हमको क्या करना है, सिर्फ सिद्ध कर देना है कि यह जो है एक मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु ही हो जाएगा तो हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। चलिए प्रमाण की ज़रूरत है। जो हमने किया है उसके प्रमाण तो आप देंगे ना, क्योंकि जानते हैं कुछ भी काम हम करते हैं उसका प्रमाण हमको देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि माना कि, ठीक है सॉरी, एक बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक है F। इसे देखिए क्या होगा कि जब ये इसके समानांतर हो जाएगा, ये इसके समानांतर हो जाएगा, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि D और FC जो है एक बिंदु पर है, तो आराम से हमारा निकल जाएगा। याद कीजिए थेल्स प्रमेय में भी आप ऐसा ही करते थे। थेल्स प्रमेय को भी हमने इसी प्रकार सिद्ध किया था, ये प्रमेय भी इसी प्रकार सिद्ध होगा। ठीक है, कि माना कि E भुजा AC का मध्य बिंदु नहीं है ना। देखिए बात आ गई ना, इसका मध्य बिंदु नहीं है, इसका मध्य बिंदु DF हो गया। तथा माना कि F जो है AC का मध्य बिंदु है। आ गया ना, इसी कारण हमने क्या है, कोई बिंदु F हमने लिया है और आपकी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके बुक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं खोल के कि हाँ आपकी बुक में दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ABC में कि D जो है AB का मध्य बिंदु, हमने ऊपर भी लिखा है और आपके क्वेश्चन में भी दिया है, अब आपको फिगर में भी दिख रहा है, मध्य बिंदु है। और F जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर लिखा है कि जो E बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु नहीं है, बल्कि उसकी जगह F जो है उसका मध्य बिंदु है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि DF जो होगा समानांतर BC हो जाएगा। अब D नहीं बल्कि DF समानांतर BC हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन दिया हुआ था क्या कि DE समानांतर है BC। ठीक है, दिया हुआ तो ये है ना कि D समानांतर BC है। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, एक चीज़ और आप देखें कि समीकरण 1 तथा 2 में देखें कि समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या है, बराबर है। और यह तभी संभव है जब DE जो रेखा होगी EF पे ही होगी। क्या होगा, D यह उसी पे होगी। या हम कह सकते हैं कि समीकरण 1-2 से स्पष्ट है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं DE तथा DF दोनों BC के समानांतर, ये हो सकता ना, लेकिन समानांतर भी गिर से यह क्या अंतर विरोध, थोड़ा सा क्या अंतर विरोध तो चलेगा ही। तो यहाँ लिखते हैं हम वही जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है। ठीक है, क्या है, यह स्पष्ट है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, ठीक है, दो
प्रतिच्छेदी रेखाओं, ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं DE तथा DF, है ना, DE तथा DF दोनों BC पे ही स्थित हैं। दोनों क्या है, BC पर स्थित हैं। दोनों क्या है, BC पर स्थित है, लेकिन समांतर अभिगृहित से यह क्या है, गलत है। समांतर अभिगृहित से यह अंतर विरोध है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्या है, किसी भी भुजा का एक ही मध्य बिंदु होता है, दो या दो से अधिक, एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकते, अंतर विरोध है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हमारा मानना गलत है। क्या है, हमारा मानना गलत है कि ई जो है AC का मध्य बिंदु नहीं है। क्या ई जो है AC का मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि हमने F माना था ना, तो क्या F तो हुआ नहीं, क्योंकि F जो है वहाँ देख रहे हैं हम कि F जो है E बिंदु पर ही है, दिख रहा है। अतः E जो है AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमको प्रूफ भी करना था और हमारा ये प्रूफ हो भी गया। ये था हमारा प्रमेय 10.10। चलिए अब जानते हैं अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट्स के बारे में। चलिए अंतःखंड की बात करें तो कहा जाता है कि यदि एक समतल में दो रेखाएं L तथा M, देखिए दो रेखाएं इस किसी भी प्रकार आप ले सकते हैं, समांतर या प्रतिच्छेद हो, समांतर हो या क्या हो, प्रतिच्छेद, यानी इस प्रकार हो या इस प्रकार दिखे है। यदि एक तीसरी तिर्यक रेखा N इन दोनों को P तथा Q, N देखिए रेखा क्या है, P तथा Q बिंदु काटती है, तो रेखाखंड PQ क्या है, दी गई रेखाओं द्वारा इस पर बनाया गया अंतःखंड कहलाता है। यानी इस प्रकार क्या है कि एंगल यानी PQ जो हो गया, ये अंतःखंड यानी ये पूरा जो भाग है हमारा, ये अंतःखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतःखंड यानी अंदर का खंड कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय, हमारा प्रमेय 10.11 पर। चलिए प्रमेय 10.11 कहता है यदि समांतर चतुर्भुज, चलिए एक क्या, समांतर चतुर्भुज द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो। ठीक है, अंतःखंड क्या है, बराबर हो, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होंगे। चलिए इसके लिए फिगर भी क्या है, आपकी बुक में पहले ही बना दिया है। ठीक है, 3 खंडों वाला है। ठीक है, चलिए एक सीधा लिया है, फिर देखिए एक जो है इस प्रकार है, एक जो है इस प्रकार है। ठीक है, ये A L M N, ठीक है, ये है P Q, ये स्मॉल है। ठीक है, P Q A B C, ये है G D E F। ठीक है, चलिए ऐसा दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले जो हमको क्या है कि आपको तो दिया हुआ है, समझ में आ ही रहा है क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि दिया है, क्या दिया है कि L, M, N 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 क्या है, समांतर रेखाएं हैं। 3 क्या है, समांतर रेखाएं हैं। यानी इसका 2 विधि दिया है हल करने का, लेकिन ये जो हमारी दूसरी विधि है हम उसके द्वारा इसको हल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो विधि है वो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, इसलिए क्या हम सेकेंड वाली विधि चल रहे हैं। ये जो लाइन से हैं जो हमने ए और एफ को मिला, ये काल्पनिक लाइन है। ठीक है, इस प्रकार का आपको याद रखना है। ठीक है, पी एक तिर्यक रेखा है। क्या है कि पी एक क्या है, तिर्यक रेखा है जो L M N को क्रमशः A, B, C पर काटती है ना, काटती है। सिर्फ P लाइन, बाद में हम क्या Q लाइन हम ले रहे हैं। ठीक है,
और ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर है। ए बी का जो माप है वो बी सी, क्योंकि समांतर है, तो समांतर है तो यानी क्या है, प्रत्येक खंड एक दूसरे के बराबर होगा। और दूसरा है क्या कि क्यू एक दूसरी तिर्यक रेखा है। क्या है क्यू एक, क्या है दूसरी तिर्यक रेखा है। क्यू एक क्या है, दूसरी तिर्यक रेखा है जो एल एम एन को डी ई एफ पर काटती है ना, डी एफ पर काटती है, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ई, सॉरी ये तो सिद्ध करना है, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको, तो सिद्ध हमारा यही करना है कि डी का जो माप होगा वो बराबर होगा ई एफ के, ठीक है, डी या ई एफ या एफ ई आप लिख सकते हैं। चलिए अब क्या है, सबसे पहले हम रचना करेंगे। तो हम चल रहे हैं सेकेंड वाले मेथड से, आपकी बुक में दिया है उसी से। ए को एफ से मिलाया, ठीक है, एफ से मिलाया और माना कि एफ रेखा एम को जी पर काटती है ना, काटती है, यानी हम देख रहे हैं कि एफ को मिलाया तो ये जो रेखा है वो क्या है, जी बिंदु पर कट रही है, ठीक है। अब क्या है, हम देखें तो हम लिखेंगे कि अब समलंब ए सी एफ डी दो त्रिभुज ए सी एफ तथा ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, पहला हमारा ए सी एफ और ट्रायंगल ए सी एफ और ए एफ डी, यानी ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल में तो क्या है, आप आराम से चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एफ जो लाइन होगा वो क्या होगा, कॉमन हो सकता है। तो चलिए एफ डी में विभाजित हो जाता है, क्या है, एफ डी में विभाजित हो जाता है। चलिए हो गया हमारा काम। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए सी एफ में क्या है कि बी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, क्या ए सी का मध्य बिंदु है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी एफ में जो बी जो पॉइंट है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। उसी प्रकार ए एफ डी में देखें तो ई जो बिंदु है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है इसलिए हम ऐसा लिख नहीं रहे हैं। क्यों होगा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर, इस प्रकार हम कह सकते हैं। पुनः यदि हम लें कि बी की जो वैल्यू है समानांतर है सी एफ के, चूँकि यहाँ कह सकते हैं कि एम समानांतर एन है, ठीक है ना, एम समानांतर क्या एन है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि बी ई की जो वैल्यू है वो जो है सी एफ के बराबर होगी, ठीक है, ऐसा हो गया। इसीलिए हम ले लेंगे कि जी भुजा जो होगा ए एफ का मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। चलिए और क्या हो जाएगा कि पुनः यदि हम चलें ट्रायंगल ए एफ डी में, यानी जिसमें हमको सिद्ध करना है, चूँकि देखिए आप लिखेंगे कि पुनः ए एफ डी में चूँकि जो है जी क्या है कि ए एफ का मध्य बिंदु है, तो कह सकते हैं कि जी ई जो लाइन होगी, जी ई जो होगी वो क्या है कि ए डी, जी जो है ए और डी का जी जो होगा वो समानांतर होगा किसके, इसके समानांतर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे पहले ही समानांतर, ये इसके समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके समानांतर ये हो जाएगा। और ई जो भुजा है वो डी एफ का मध्य बिंदु हमको दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डी जो होगा ई एफ के समानांतर होगा, यानी यहाँ पर डी ई जो होगा वो क्या ई एफ के समानांतर होगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और साइड में लिख लेते हैं
कि अतः एल कॉमा एम एन तिर्यक रेखा जो है तिर्यक रेखा क्यू पर भी बराबर अंतखंड काटती है। क्या अंतखंड काटती है। यहाँ देख रहे हैं ना कि एल एम एन जो है क्यू रेखा पर भी क्या बराबर बिंदु पर, क्योंकि जब इधर बराबर काट रहा है तो इधर भी क्या, क्योंकि समांतर रेखा का तो यही कहना है कि समांतर रेखा में कहीं भी अगर आप बराबर बिंदु लेते हैं तो जिस दूरी पर ये दोनों लाइन कटा है उसी बिंदु पर क्या ये दोनों लाइन भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।